So, students, today we are going to discuss another very important topic that is called the rheumatic fever. ठीक है बच्चों? तो ये ना rheumatic fever को सीरियस के अंदर इसलिए तो यहाँ पर रिलेट किया गया है क्योंकि हमारे पास एक डिजीज होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्योंकि हमें वो रूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़नी थी, तो उस डिजीज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो रूमेटिक फीवर है इसकी पूरी जो पैथोजेनेसिस है, किस तरह ये आपके मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर कवर अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वाले टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी टॉपिक होते हैं ना मल्टी सिस्टेमिक, जैसे मैं अगर आपकी बात करूं एसएलई हो गया, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास रोमैटिक फीवर हो गया, तो ये और जिसके इसके अलावा जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं जहां पर मल्टी सिस्टेमिक रिलेशनशिप आ जाता है ना, वो हमेशा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एसएलई, एसएलई एक आपका मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है। तो वो आपकी स्किन को भी इन्वॉल्व कर रही है, किडनी को भी इन्वॉल्व करती है, जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती है, हार्ट को भी इन्वॉल्व करती है। विल्सन डिजीज हो गया, हीमोक्रोमाटोसिस हो गया, देयर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट कैन इफेक्ट योर मल्टीपल ऑर्गन्स या मल्टीपल सिस्टम्स। जो मल्टी सिस्टम्स को बच्चे इन्वॉल्व करें ना, हमेशा उस डिजीज पे ना थोड़ा सा फोकस ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि वो वाली जो डिजीज होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ना हमें ज्यादा भूलती है। अब एक ऐसी डिजीज जैसे मैं आपको कहता हूँ कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। अब कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है इट्स ओनली रिलेटेड विद योर हार्ट। तो उसमें सिर्फ आपको हार्ट की सिम्टम्स याद रखनी पड़ती हैं, जो वो आपको पता है जो नॉर्मल हार्ट की सिम्टम्स होती हैं बंदा वो याद रखता है, और वो फिर आपको ना ज्यादातर भूलती नहीं है। लेकिन इसी तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ रोमैटिक फीवर है, देखो रोमैटिक फीवर में आपकी स्किन भी इन्वॉल्व है, जॉइंट्स भी इन्वॉल्व है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर ब्रेन भी इन्वॉल्व है। तो जो इस तरह की डिजीजेस होती है ना, उनकी सिम्टम्स को याद रखना और किस ट्रिक से याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसएमएलई एग्जाम के अंदर ये वाली चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई, सीधी आपको मैं बात बताऊँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज हैं, जो आपको मैं पैक्ट लाइंस बताऊंगा कि ये लाइन एग्जाम्स के अंदर आई हुई थी। ठीक है, लेकिन उन लाइनों को वो सीधी सीधी लाइनें नहीं आती। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने डायरेक्टली वो वाली आपसे वो लफ्ज पूछा हुआ या वो वाला वर्ड आपसे पूछा हुआ, नहीं बच्चे, वो एक पूरा सिनेरियो जनरेट करते हैं, और उसी सिनेरियो को कैचअप करने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करते होते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कि रोमैटिक फीवर, आज आपको इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टेड फैक्ट्स भी पता चलेंगे। सबसे पहले तो रोमैटिक फीवर सर है क्या? तो बच्चों याद रखना है, रोमैटिक फीवर इज एन acute is an acute immunologically immuno, immunologically active multi-systemic multi multi-systemic inflammatory inflammatory mediated disease। ठीक है बच्चों, अब मैं ना आपको अक्सर एक चीज बताता होता हूँ कि जो भी आप डिजीज पढ़ते हो ना, मैं जो उसकी हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रोमैटिक फीवर को डिफाइन किया है, तो उसकी डेफिनेशन के अंदर ना वो पूरी डिजीज का ना कोर कंसेप्ट छुपा होता है। जैसे कि बच्चों हम ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि जो जो यहाँ पे मैंने चीज लिखी इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपने याद रखना कि ये जो रोमैटिक फीवर है, ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये एक्यूट कंडीशन होती है। मतलब कि 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक्स, इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर पेशेंट क्या होता है सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। वो बात की है कि हाँ उसको पहले सिम्टम कौन सी आएंगी, बात की उसके में लेट सिम्टम कौन सी आएंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली जो आपने बात याद रखनी, दैट इज एक्यूट। ठीक है, एक्यूट का मतलब है कि सर हमारे पास जो प्रेजेंटिंग ड्यूरेशन है ना वो पेशेंट का कम हो। अब ये नहीं है कि उसको पिछले साल इन्फेक्शन हुआ था वो अब रोमैटिक फीवर के साथ आ रहा है, या उसको 2 साल पहले थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था या फ्रेंजाइटिस हुआ था तो वो हमारे पास 2 साल के बाद आ रहा है रोमैटिक फीवर के साथ। नहीं बच्चों, ये हमारे पास एक एक्यूट कंडीशन होती है। इसकी जो कुछ सिम्टम्स होती है ना, वो सिम्टम्स क्रोनिक हो सकती हैं। मैं वो आपको सिम्टम भी बताऊंगा कि जो प्रेजेंट होने में ज्यादा टाइम लेती हैं, उन सिम्टम्स को भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो सर ये एक्यूट कंडीशन है। दूसरे नंबर पर ये इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव है। अब यहाँ पर बच्चे बात आती है आपके इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की, कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम मोस्टली इन्फेक्शन की बात करते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से पस की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्टिव कफ आ रही है, ये हमारे पास मल्टीपल सिम्टम्स होती है, नहीं ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन के बाद जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है ना, तो उस इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से आपको रोमैटिक फीवर होता है।
आपको इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर फीवर नहीं होता। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले बात सर एक्यूट कंडीशन है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, किस तरह होती है वो भी हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। जब आपके पास इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है ना, लेट्स सपोज वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन के वो आपके मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं, जैसे आपके पास मैं कहता हूँ कि सीबीएस हो गया, जैसे कि हमने कहा कि यूरिनरी हो गया, जैसे मैंने कहा कि सीएनएस हो गया, जैसे कि हमने कहा कि आपके जो जॉइंट्स हो गए, तो ये क्या करेगी? मल्टीपल सिस्टम्स को आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सर इसकी डेफिनेशन। एक्यूट है, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होती है, और ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है। हमेशा मल्टी सिस्टेमिक डिजीज का बच्चों याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जैसे सार्कोडोसिस है ना, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम के अंदर सार्कोडोसिस, क्योंकि वो मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है, हो ही नहीं सकता कि उसमें से एमसीक्यू ना आए। हो ही नहीं सकता हमारे पास रोमैटिक फीवर से एमसीक्यू ना आए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ना थोड़ा सा फंस जाते हैं। वो सार्कोडोसिस को भी उस दिन हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, तो आज हमने रोमैटिक फीवर को डिस्कस करें। तो ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने। एक्यूट है, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होती है, मतलब आपकी एंटीबॉडी से आपके अपनी बॉडी के सिस्टम को क्या करती है? अपने ही ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। और तीसरे नंबर मल्टी सिस्टेमिक, मल्टीपल सिस्टम को ये इन्वॉल्व करती होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। अब सर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है वो इतना बस क्यों है, या वो इतना हमारे पास क्यों एक्टिव हुआ है कि उसने आपकी बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स या अपने ही टिश्यूज को क्या किया है? इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। असल में ये जो बात है इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन की, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बच्चों, हमारे पास लेट्स सपोज 30, मैं कहता हूँ 24 ईयर ओल्ड मेल है हमारे पास, एक 24 साल का यंग मेल है। अब इसको क्या हुआ है कि इसको हुआ थ्रोट इन्फेक्शन। क्या हुआ सर? इसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, इसके गले में ना इन्फेक्शन हुआ है। और जो आपका थ्रोट इन्फेक्शन होता है हम उसको क्या कहते हैं? फ्रंजाइटिस भी हो सकता है, वो टॉन्सिलाइटिस भी आपको हो सकता है। तो यहाँ पर ना इस पेशेंट को सबसे पहले होता है फ्रंजाइटिस। ठीक। और बच्चों ये जो फ्रंजाइटिस होता है ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली किस बैक्टीरिया की वजह से अगर हो? ये हमारे पास अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो, ग्रुप ए, सॉरी ग्रुप बी है ये, ग्रुप बी हीमोलिटिक, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक है, हीमोलिटिक। जी जी, ग्रुप एक में से उसमें बीटा हेमोलिसिस, ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिसिस स्ट्रेप्टोकोका। जी जी। तो हमारे पास असल में जब हम पढ़ेंगे ना ग्राम पोस्टर, तो आपके पास ना दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप ए होता है और एक हमारे पास ग्रुप बी होता है। फिर उस ग्रुप ए और उस ग्रुप बी के अंदर ना आगे मजीद हिमोलाइसिस होती है, मतलब अल्फा हिमोलाइसिस होती है, बीटा हिमोलाइसिस होती है, गैमा हिमोलाइसिस होती है। तो जहां पर भी वर्ड आता है ना बीटा हिमोलाइसिस का, इसका मतलब क्या होता है सर? कंप्लीट हिमोलाइसिस। ये एक बात आपने जरा यहाँ पे याद रखनी है। बीटा हिमोलाइसिस का मतलब है कंप्लीट हिमोलाइसिस, अल्फा का मतलब होता है पार्शियल, गैमा का मतलब है कि नो हिमोलिसिस। ये थोड़ी सी आपने बात याद रखें। अब देखो, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। इस बंदे को क्या हुआ कि इसके यहाँ पर ना फ्रंजस के अंदर फ्रंजाइटिस हो, मतलब गले का इन्फेक्शन इसको हुआ। अब जब गले का इन्फेक्शन हुआ किस बैक्टीरिया की वजह से सर? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। अब ये जब भी आपको पता है इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या? कि सर एक तो हमारे पास जो इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के खिलाफ आपकी जो बॉडी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम की क्या होती है? एक्टिवेशन होती है। तो नंबर क्या हुआ कि जब आपको थ्रोट की वजह से इन्फेक्शन हुआ, ये देखो ये जो बैक्टीरिया आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई, इस बैक्टीरिया को आपके इम्यून सिस्टम ने पड़ा, मतलब पकड़ा। जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया को पकड़ते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, और इसको पकड़ने के बाद कहाँ पर ले जाते हैं? आपके पास लिम्फ नोड्स के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जब हम इसको लिम्फ नोड्स के पास लेके जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो आपके, मतलब मैक्रोफेजेस हो गया, टी लिम्फोसाइट्स हो गए, लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? लिम्फ नोड्स इनके खिलाफ बनाते हैं आपके पास बी सेल्स को एक्टिव करेंगे ये। मैं थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे कैसे हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो बैक्टीरिया को पकड़ते हैं। टी सेल एक्टिवेशन, बी सेल एक्टिवेशन, प्लाज्मा सेल एक्टिवेशन, वी विल डिस्कस इन द इम्यूनोलॉजी सेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं
ये जो इसकी पैथोजेनेसिस है, इसकी स्टेप की, वो किस तरह आपके पास इन्फेक्शन पास करवाती है। तो बच्चों इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के पास बैक्टीरिया को आपके पास मैक्रोफेजिस ने या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने पकड़ा, वो आपके पास लेके जाते हैं लिम्फ नोड्स के पास। अब लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, वो हमारे पास एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को। किसको एक्टिवेट करते हैं, हमारे पास बी सेल्स को। और बी सेल्स एक्टिवेशन के बाद क्या करते होते हैं सर, बी सेल अपने आप को कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और वो जो प्लाज्मा सेल्स है, वो प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं सर, एंटीबॉडीज। और यहाँ पर हमारे पास एट द एंड किसकी फॉर्मेशन होती है, एंटीबॉडीज की। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करती होती हैं, आपको पता है, ये आके आपके इस बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन करवाएंगी। यहाँ पर एंटीबॉडीज आई, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, यहाँ पर बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन करवाती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके। अब बैक्टीरिया की अगर हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाए, वेल एंड गुड है, मतलब कि कहा जाता है कि 97% केसेस के अंदर, कितने, 97% केसेस के अंदर जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना, तो वो इन्फेक्शन आपने देखा होगा कि आपको ठीक हो जाता है, और उसके बाद कोई आपको रोमैटिक फीवर या इस तरह की कोई सिम्टम्स नहीं आती। तो 95% केसेस के अंदर बच्चों, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ठीक काम करता है। वो कैसे ठीक काम करता है, कि आपके पास जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। तो इसलिए आपने देखा हमें अक्सर फ्रेंजाइटिस हो जाता है या हमें अक्सर थ्रोट इन्फेक्शन होता है, लेकिन हमें उसकी वजह से कभी रोमैटिक फीवर नहीं हुआ, क्योंकि 97% केसेस के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा होता है। बट इन 2 to 3% केसेस, अब ये हमारे पास आते हैं रोमैटिक फीवर वाले पेशेंट्स। इन केसेस होता है 2 to 3% जो आपके पास पॉपुलेशन होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। उनके अंदर जेनेटिक प्री जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का हम वर्ड यूज करते हैं कि मतलब जेनेटिकली उनके अंदर इस तरह की प्रीडिस्पोजिशन है या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, तो वो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से उनको रोमैटिक फीवर हो सकता है। 97% केसेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमने कहा कि सर, ये जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, जो 2 से 3% लोग होते हैं, इनके अंदर हमारे पास जीन्स के अंदर ही इनकी ऐसी चेंजेस होती हैं कि अगर इनको थ्रोट इन्फेक्शन होगा, तो जो इनका इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज को बनाएगा। और वो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय करेंगी करेंगी, और वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के अलावा क्या कर देती हैं, आपकी बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनके अंदर भी इन्फ्लामेशन काज करना शुरू कर देती हैं। बट इन केसेस का 2 to 3% लोगों के अंदर, और इन्हीं लोगों के अंदर हमें रोमैटिक फीवर की जो मल्टीपल सिम्टम्स है ना, वो नजर आती होती है। अब बच्चों ऐसा हुआ क्यों है, यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम तो मतलब अच्छा भला काम कर रहा था, ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसने आपके पास यहाँ पे ना आपकी जो नॉर्मल टिश्यूज है उनकी डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दी। तो बच्चों असल में आपने याद रखना है कि हमारे पास होती है एम प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है सर, एम प्रोटीन होती है, एम प्रोटीन। अब ये जो एम एम प्रोटीन है ना, इसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज। इस एम प्रोटीन के खिलाफ क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये बिल्कुल ऐसा ही मालिक्यूल होता है, वो एंटीजन होता है जिसने क्या करवाना होता है, इन्फेक्शन जो काज करवा रहा होता है। तो इसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जैसे कि एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन, एएसओ एंटीबॉडी का नाम आपने याद रखना, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन। और एक हमारे पास और एंटीबॉडी एंटी डीएनएस। इसके अलावा और भी होती है, लेकिन ये आपने इनमें से ये जो एएसओ है ना, इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन एंटीबॉडी का आपने नाम यहाँ पर याद रखना है। अब बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा एंटीजन था, उस एंटीजन के खिलाफ हमने क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाई है। और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, कि वो कहती हैं कि यार जैसा एंटीजन बैक्टीरिया के अंदर था ना, इससे मिलता जुलता एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर भी है। उसने क्या कहा बैक्टीरिया ने, हम इम्यून सिस्टम ने क्या सोचा, कि जैसा उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीजन था ना, उससे मिलता जुलता जो हमारे पास टिश्यू या उससे मिलता जुलता जो एंटीजन है ना, वो हमारी बॉडी के और टिश्यूज के अंदर भी प्रेजेंट है। तो वो जब उसको मिमिक कर लेता है ना, कि बैक्टीरिया वाला एंटीजन और जो बॉडी के टिश्यूज हैं, वो जब आपका एंटीबॉडी उसको मिमिक कर लेती हैं, तो जो नॉर्मल टिश्यूज हैं जिनके अंदर उससे उससे मिलता जुलता एंटीजन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम उन नॉर्मल टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देता है। तो जब उन नॉर्मल टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, मैं छोटा सा क्विक रीजन देता हूँ इसकी। इन्फेक्शन हुआ ग्रुप ए की वजह से,
और उसके इन्फेक्शन के बाद 97% केसेस पेशेंट के अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन हमने कहा कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है, 2 to 3% ऐसे बच्चे होते हैं के अंदर जेनेटिक डिस्पोजिशन ऐसे है, उनको थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेगी ना, एंटीबॉडीज मॉलिक्यूलर मिमिक्री कर लेती हैं, कि वो कहती हैं कि जैसा उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीजन है ना, जिसके खिलाफ उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई है, वैसा एंटीजन इस पेशेंट की बॉडी के और टिश्यूज के अंदर भी प्रेजेंट, जैसा कि इसके हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट है, इसके ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट है, इसके कार्टिलेज के अंदर भी प्रेजेंट है, इसके ज्वाइंट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो वो क्या करती हैं, आपके उन टिश्यूज के अंदर जाकर एंटीबॉडीज इन्फ्लामेशन पास करना शुरू कर देती हैं। तो जब वहां पर इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी वजह से फिर हमें क्या होगा, मल्टीपल सिम्टम्स है देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, जैसे उन्होंने यहाँ पर भी आपको दिखाया कि ग्रुप ए स्टेप्टोकोक की वजह से इन्फेक्शन हुआ। ये देखो, ये हमारे पास है फ्रंजियल एपिथेलियम। अब इस फ्रंजियल एपिथेलियम के ऊपर ये ग्रुप ए बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ। जब इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ तो वो सारा प्रोसीजर हो गया, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज ने पकड़ा, वो आपके पास बी सेल के पास एंटीजन को ले जाएंगे। अब बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, एंटीबॉडीज की। अब इन एंटीबॉडीज ने क्या कर लिया सर, इन्होंने कर ली मॉलिक्यूलर मिमिक्री, उन्होंने एंटीजन बैक्टीरिया को तो खत्म किया ही किया है, उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि सर इसी तरह के जो एंटीजन या टिश्यूज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो वो कहाँ कहाँ पर उनको लगा, कहाँ कहाँ पर उन्होंने एंटीबॉडीज ने मॉलिक्यूलर मिमिक्री की, आपके हार्ट के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके ज्वाइंट्स के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, कि उनको लगा कि इसकी स्किन, ज्वाइंट्स, ब्रेन, हार्ट के अंदर भी वैसा ही एंटीजन है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये एंटीस्टेटोलाइसिन एंटीबॉडी क्या करती है, वहां पर जाकर इन्फ्लेमेशन काज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए तो हमने डेफिनेशन के अंदर कहा था कि सर एक्यूट इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव है, कि मतलब इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन हो रही है, कि मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है। और वो किस तरह होती है उसका मैंने आपको रीजन यहाँ पर बता दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो आपने बात की कि मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, तो वो हमारे पास जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों। तो याद रखना आपने, रोमैटिक फीवर के अंदर हम जिस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, दैट इज अ जोन्स क्राइटेरिया। देयर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया जिनको हम देखते हैं, हमारे पास ड्यू क्राइटेरिया होता है, हमारे पास वेल्स क्राइटेरिया होता है, हमारे पास बर्लिन क्राइटेरिया होता है, और उनमें से एक हमारे पास होता है जोन्स क्राइटेरिया। एंड जोन्स क्राइटेरिया इज रिलेटेड विद योर रोमैटिक फीवर। अब बात करते हैं कि सर जोन क्राइटेरिया आपको कहता क्या है। तो हमने जो ऊपर कहा था कि सर मल्टीपल सिस्टम्स की ना इन्वॉल्वमेंट होती है रोमैटिक फीवर के अंदर। अब देखो बच्चों, पूरी कहानी को जरा समझो। एक बच्चा है आपके पास, उसकी मतलब 24 साल, 18 साल या 16 साल उसकी एज थी। उसको 1 से 4 हफ्ते पहले क्या होता है, इन्फेक्शन। 1 और 4 वीक्स बिफोर उसको हुआ था थ्रोट इन्फेक्शन। अब थ्रोट इन्फेक्शन उसको हुआ, उसके बाद आपने मतलब एंटीबायोटिक्स दी तो ठीक हो गया। लेकिन अब यही बच्चा आपके पास ना आफ्टर 2, 3 या 4 वीक्स के साथ ना आ रहा है कि पहले उसको इन्फेक्शन था, अब इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन इन्फेक्शन के बाद अब वो बच्चा आ रहा है आपके पास रोमैटिक फीवर की सिम्टम के साथ। अब एक बात याद रखिएगा, जो उसको पहले थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है ना, वो रोमैटिक फीवर नहीं है। वो रोमैटिक फीवर नहीं है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद ना वो जो हमारे पास ग्रुप ए की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है ना थ्रोट, वो कोई शायद रोमैटिक फीवर है। और उसको हम फीवर इसलिए कह रहे हैं कि वो इन्फेक्शन की वजह से ना उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एलिवेट हो गया, तो उसको हमने फीवर का नाम दिया। बच्चों ऐसा नहीं है। रोमैटिक फीवर हम उसको इसलिए नाम देते हैं कि पहले थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, पहले फ्रेंजाइटिस हुआ ग्रुप ए बैक्टीरिया की वजह से, और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बाद अगर पेशेंट हमारे पास रोमैटिक फीवर की सिम्टम, मैं भी आपको बताता हूँ, मल्टी सिस्टम्स के अंदर इन्फ्लामेशन वाली सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा ना, तो ये आपके पास रोमैटिक फीवर है। वो फ्रेंजाइटिस होता है। और फ्रेंजाइटिस के बाद अगर बच्चा, जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके मल्टीपल सिस्टम से इन्फ्लामेशन काज कर दे, तो उसको हम रोमैटिक फीवर कहते हैं। पहले तो आपने ये जरा क्लैरिफाई करना दोनों चीजों के अंदर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रोमैटिक फीवर के अंदर इन्फ्लामेशन यहाँ पर किस तरह हो रही है हमारे पास। देखो, तो 1 से 4 हफ्ते पहले उसको फ्रेंजाइटिस हुआ, तो फ्रेंजाइटिस के बाद अब बच्चा हमारे पास आ रहा है रोमैटिक फीवर की सिम्टम के साथ। क्यों फीवर की सिम्टम के साथ आ रहा है, देखो बच्चों एंटीबॉडीज बनेंगे। हमने कहा था ना कि सर एंटीबॉडीज बनेंगी। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, आपके जो सेंसिटिव से सेल हैं, जो टिश्यूज हैं, ये उनको उनको जाकर डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके अंदर जाकर ये इन्फ्लामेशन पास करेंगे। जब हमारे पास नॉर्मल टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, तो आपके नॉर्मल टिश्यूज क्या करेंगे,
बच्चों मल्टीपल इंटरल्यूकन्स, मल्टीपल इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे आपके टिश्यूज, जब एंटीबॉडीज उनको जाके इन्फ्लेम्ड करती है। तो ये जो मल्टीपल इंटरल्यूकन्स या जो मल्टीपल इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स है ना बच्चे, जब ये रिलीज होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के बाद, जब दोबारा आपके इम्यून सिस्टम ने आपके बॉडी के टिश्यूज को इफेक्ट किया है, तो ये इंटरल्यूकन, जिसमें इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6 जो हमारे पास E2 होता है, ठीक है, लिकोट्रांस इंटरल्यूकन 1 और 6 मतलब स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा, इन्फेक्शन के बाद जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो इम्यून सिस्टम जब आपके टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन काज करता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जब इंटरल्यूकन्स या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, जाकर एलिवेट करवाते हैं हाइपोथैलेमस से। तो उसकी वजह से फिर आपको क्या होता है, फीवर होता है। चीज ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर जब बच्चे हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो फीवर के साथ आते हैं। तो वो फीवर का मोस्ट टाइम ये सोचने के यार ना, इस पेशेंट की बॉडी के अंदर ना एक्टिव इन्फेक्शन, क्या है इसकी बॉडी के अंदर, एक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हुआ। लेकिन ये वाला जो रोमैटिक फीवर वाला पेशेंट है ना, इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन के बाद जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो उसकी वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करता है। तो 4 हफ्ते पहले फ्रेंजाइटिस था, अब दोबारा बच्चा आ रहा है फीवर के साथ, स्किन के ऊपर नड्यूल्स बने हुए हैं, या हमारे पास हार्ट की सिम्टम के साथ आ रहा है। तो इस चीज को हम रोमैटिक फीवर कहते हैं, फ्रेंजाइटिस को हम रोमैटिक फीवर नहीं कहते। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर सर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और उनमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम फॉलो करेंगे आपका जो जॉन्स क्राइटेरिया, ठीक है जी, जिसके अंदर दो चीजें आपने याद है, बुक्स तो ज्यादातर मेजर क्राइटेरिया लिखती हैं, लेकिन हमने माइनर क्राइटेरिया को भी देखना है, जो आपकी मेडिसिन की बुक लिखती है उसमें। ठीक है, मेजर क्राइटेरिया के अंदर बच्चों हमने 5 चीजें देखनी, जैसे इन्होंने यहाँ पर निमोनिक लिखा हुआ है ना, केसेस वाला, ये देखो। इसी तरह हमारा जो जोन्स है ना, ये भी एक निमोनिक है, जो आपकी फर्स्ट एड की बुक ने लिखा हुआ है। आपने जोन्स याद रखना, वो याद रख लो। अगर आपने केसेस वाला निमोनिक याद रखना है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। अब बच्चों आपके पास OASO मतलब एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन जो एंटीबॉडीज है, इनकी फॉर्मेशन होगी। इनकी फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करेंगी, आपके हार्ट के अंदर अंदर जाकर अगर ये इन्फ्लामेशन कराएंगी, इसको हम कहते हैं कार्डाइटिस। हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जब ये आपका रोमैटिक फीवर की वजह से हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं कार्डाइटिस, या इसको हम कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, रोमैटिक हार्ट डिजीज को हम यार थोड़ा नीचे जाके मैं और ज्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपका हार्ट इन्वॉल्व होगा, तो बच्चों हार्ट के अंदर होता है कार्डाइटिस। इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ पैन कार्डाइटिस। अब इसमें मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि पेशेंट का जो हार्ट है, हार्ट के अंदर सिर्फ एंडोकार्डाइटिस है, या हार्ट के अंदर सिर्फ मायोकार्डाइटिस है, या हार्ट के अंदर पेरिकार्डाइटिस है। नहीं बच्चों, हार्ट की जो तीनों लेयर्स है ना, ये तीनों लेयर्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट के अंदर मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट के अंदर पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, पेशेंट के जो वॉल्व्स हैं, वो उन वॉल्व्स के अंदर भी क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। जो मोस्ट स्पेसिफिकली आपके जो वॉल्व्स होते हैं, उनके अंदर ये इन्फ्लामेशन होती है। तो पहली बात आपने जो याद रखनी है, कार्डाइटिस मीन्स कि आपके हार्ट की जो तीनों लेयर्स हैं, उन सब के अंदर क्या हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं पैन कार्डाइटिस। नंबर 1 पे पैन कार्डाइटिस, क्योंकि जब आपने डीडी बनाना होगा ना, डिफरेंशियल डायग्नोस, तो मायोकार्डाइटिस और पैनकार्डाइटिस के अंदर हमने डिफरेंशिएट करना होगा। जी जी, पैंस मीन ऑल, तमाम लेयर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, आगे आते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का क्या मतलब है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो आर्थराइटिस है ना, इट्स वेरी स्पेसिफिक आर्थराइटिस। इसमें पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब, मतलब कि कभी मेरे पास जो ये मतलब कि घुटने के जो जॉइंट्स है, वहां पर इन्फ्लेमेशन मतलब कि दर्द होती है। कभी मेरे पास ये जो हाथ के जॉइंट्स है, वहां पर मुझे पेन होती है, या वहां पर सोजिश हो जाती है, या कभी वो आपके पास कह रहा है कि जो मेरे शोल्डर वाला जॉइंट है, यहाँ पर हो रही है। मतलब कि जो उसके आर्थराइटिस की या जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन की या जॉइंट की पेन की सिम्टम्स हैं, वो क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है। कभी लोअर लिम्स में है, कभी अपर लिम्स में है, कभी फुट में है, कभी हैंड्स में है। तो इसलिए आर्थराइटिस के साथ आपने याद रखना है माइग्रेटरी आर्थराइटिस। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी आर्थराइटिस। माइग्रेटरी आर्थराइटिस से मुझे एक और चीज याद आ गई, यहाँ पर हमने एक और भी चीज पढ़ी थी, नेक्रोटिक माइग्रेटरी एरिथीमा। हाँ याद आ गया, क्या हमने एक चीज पढ़ी थी, इससे मिलती जुलती है। चूंकि यहाँ पर भी माइग्रेट कर रहा है आपके पास जो जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन है, कभी अपर लिम्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी लोअर लिम्स के हो रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं नेक्रोटिक
नेक्रोटिक माइग्रेटरी एरिथीमा। हाँ जी बच्चों, कहाँ पर हमने ये पढ़ा था? एरिथीमा, नेक्रोटिक माइग्रेटरी एरिथीमा हमने कहाँ पर पढ़ा था? किस कंडीशन में आपको ये नजर आता है? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दैट वांट टू शेयर हिज और हर ग्रेट नॉलेज विद अस? तो ये जो नेक्रोटिक माइग्रेटरी एरिथीमा था, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? क्योंकि आपने ना चीजों को इस तरह रिलेट करना ताकि आपकी ना ज्यादा देर तक आपको ये चीजें याद रहें। जी। नो आइडिया? बच्चों हमने पढ़ा था जो आपका ग्लूकोगोनोमा होता है ना, जो हमारे पास पेंक्रियाज के अंदर ट्यूमर बन जाता है, ग्लूकोगोनोमा। तो उस ग्लूकोगोनोमा के अंदर ना ये हमें सिम्टम नजर आती है कि कभी उसके पास पाँव के ऊपर एरिथीमा और रेडनेस हो रही है, कभी उसके शोल्डर में हो रही है, कभी बैक में हो रही है, कभी उसके मतलब ना जो एरिथीमा या रेडनेस की लोकेशन है ना वो बार बार माइग्रेट कर रही है। तो उसको हम कहते थे नेक्रोटिक माइग्रेटरी एरिथीमा, जो आपको ग्लूकोगोनोमा वाले पेशेंट्स के अंदर मिलता है। ठीक है। और अगर माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस या माइग्रेटरी आर्थराइटिस है तो ये आपको किसमें मिलेगा सर? रोमैटिक फीवर के अंदर। ठीक है बच्चों, जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट में हमने देख लिया, लेकिन ये माइग्रेटरी होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं सर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। कि पेशेंट की अगर ये स्किन की बात करें ना, मतलब कि ये हमारे पास है एपिडर्मिस, और उस एपिडर्मिस के नीचे क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर। अब अगर हमारे पास इस सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर एम प्रोटीन से मिलते हैं जिसका कोई एंटीजन हो, इसको आके आपके पास जो एंटीबॉडीज हैं इसको इन्फ्लेम्ड कर दें, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए, और ये इतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाए कि आपकी स्किन के ऊपर ये क्या बना दे? इस तरह का नड्यूल बना दे। क्या बना दे? इस तरह का नड्यूल अगर आपकी स्किन के ऊपर बन जाए, यहाँ पर हम दिखा रहे ये देखो, नड्यूल्स नजर आ रहे हैं, इस तरह के स्किन के ऊपर नड्यूल्स हैं। और ये जो नड्यूल्स होते हैं ना, ये ज्यादातर जहां पर आपके ज्वाइंट्स होते हैं ना, ये ज्वाइंट्स वाले एरियाज के अंदर आपको ये नड्यूल्स नजर आते हैं। तो दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये जो नड्यूल्स है ना, ये सबसे लेट प्रेजेंटेशन है। मतलब कि पेशेंट के ना सबसे जो लास्ट वाली सिम्टम्स आती है ना, वो उनमें से ये एक नड्यूलर फॉर्मेशन होती है पेशेंट के अंदर। ठीक है। तो जो पैनकार्डाइटिस है या जो माइग्रेटरी आर्थराइटिस है, ये अर्ली सिम्टम्स होती हैं। इवन तो पैनकार्डाइटिस भी लेट सिम्टम है। तो ये आपने याद रखना है, सब क्यूटेनियस नड्यूल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं जी, अगर स्किन के ऊपर नड्यूल्स हैं, चौथे नंबर पर आपने याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये है एरिथीमा मार्जिनेटा। जो हमने उस दिन उस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एरिथीमा, एरिथीमा मार्जिनेट, मैंने आपको इसकी कितनी दफा पिक्चर भी दिखाई हुई है कि उस पेशेंट की ये जो टीबिया वाला रीजन है ना, यहाँ पर देखो नोटिस कर रहे हो, ये है एरिथीमा मार्जिनेटम। असल में जो एरिथीमा मार्जिनेटम होता है ना, तो ये जो हमारे पास एपिडर्मस, इसके नीचे हमारे पास डर्मस होगी, और यहाँ पर जो डर्मस के अंदर फैट सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर डर्मस के अंदर, यहाँ एपिडर्मस के अंदर ये जो एडिपोज सेल्स हैं, जो फैट सेल्स होते हैं ना बच्चों, इन फैट सेल्स की इन्फ्लामेशन की वजह से आपको ना एरिथीमा ये मार्जिनेटम नजर आता है। यहाँ पर एरिथीमा, एरिथीमा जो मार्जिनेटम है, तो एरिथीमा मार्जिनेटम आपने याद रखना है, असल में जो फैट सेल्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपको एरिथीमा मार्जिनेटम, अगर वो इन्फ्लामेशन आपके पास ये टीबिया वगैरह के अंदर नजर आ जाए, तो उसको हम एरिथीमा नडोसम भी कहते होते हैं। ठीक है, जो हमने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में उस दिन पढ़ा था। तो एरिथीमा मार्जिनेटम क्या सर? स्किन के ऊपर जो हमारे पास रैशेज बने, जैसे इसमें यहाँ पर भी लिखाया हुआ है, यहाँ पर भी इसने मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम जो पिक्चर होती है ना उसको साथ में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो क्लैरिफाई हो जाए। नेक्स्ट आते हैं सर एरिथीमा मार्जिनेटम हो गया, स्किन के ऊपर जो रैशेज बने थे, रेड कलर की आपको स्किन नजर आएगी पेशेंट की। नड्यूलर फॉर्मेशन तो आपको पता है, रेज नड्यूल्स होते हैं ना जैसे, और ये मार्जिनेटम ये फ्लैट होती है लेकिन रेडनेस होती है ये वाली। सबसे लेट प्रेजेंटेशन बच्चों, जो पेशेंट की सबसे लास्ट वाली जो सिम्टम्स आती है ना, उस पेशेंट की डिजीज रोमैटिक फीवर, सपोज आपको सीवियर रोमैटिक फीवर हो गया, तो जो सबसे लास्ट पे सिम्टम्स बच्चों आपको आती है ना, वो ये होती है सिद्धांत। अब सिद्धांत कोरिया क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स। ये इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स है ना, असल में ये पता क्यों हो रही है? ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनी है, हमारे पास जो मूवमेंट है, मूवमेंट को कौन सा कंट्रोल करता है? आपके ब्रेन का सर बेसल गैंग्लिया होता है, जो डायरेक्ट इन डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे से कंट्रोल कर रहा होता है आपकी मूवमेंट को। और आपने मूवमेंट स्टार्ट करनी है उसके लिए डायरेक्ट पाथवे, अगर मूवमेंट को रोकना हो तो उसके लिए इनडायरेक्ट पाथवे होगा, जिसको हम पढ़ेंगे जाते हैं उसमें सीएनएस पोर्शन के अंदर।
तो अगर ये एंटीबॉडीज आपके बेसल गैंग्लिया के खिलाफ बन जाए ना, जो सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करे बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया के अंदर जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, उन सब के अंदर ये जाके इन्फ्लामेशन करवा दे, सब थैलेमिक न्यूक्लियस हो गया, तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से ये जो मूवमेंट होती है ये इन कंट्रोल हो जाती है। यूएस असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू पूछा जाता है ना, वो बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूछा जाता है। तो वो आपके पास पेशेंट के अंदर जर्किंग मूवमेंट्स या इनवोलेंटिक मूवमेंट्स ना, वो जरूर ऊपर मेंशन करते होते हैं। इस सिम्टम की बेस के ऊपर जाकर ना ये जो रोमैटिक फीवर है ना, इससे रिलेटेड डायग्नोस पूछते होते हैं। तो इसको आपने जो सिद्धांत कोरी है ना, जरूर इसको याद रखना। ठीक है, तो ये था बच्चों केसेस का निमोनिक या जॉन्स क्राइटेरिया, वो भी इसका निमोनिक है, आप उससे भी याद रख सकते हो। जिसमें कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम एंड सिद्धांत कोरिया, ये मेजर इसका क्राइटेरिया। दूसरे नंबर हमारे पास होता है माइनर क्राइटेरिया, जो आई थिंक आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये माइनर क्राइटेरिया भी पूछा गया है यूवर्ड के अंदर। तो इसके अंदर आपने, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। माइनर क्राइटेरिया में आपने याद रखना है फीवर, इसमें आपने याद रखना है ईएसआर और पीआर, इसकी सीआरपी की एलिवेशन, और उसके बाद आपने याद रखना है प्रीवियस रोमैटिक फीवर। ये एटलीस्ट आपने ना माइनर क्राइटेरिया में से ये दो या ये तीसरी जो है ना, ये तीन सिम्टम आपने जरूर याद रखनी है। क्योंकि जब हम इस पेशेंट को डायग्नोज करते हैं ना, तो डायग्नोज के अंदर हम देखते हैं कि हाँ उस पेशेंट में मेजर क्राइटेरिया में से कौन सी सिम्टम प्रेजेंट है और माइनर क्राइटेरिया में से कौन सी प्रेजेंट है। तो अगर उसकी लेट्स सपोज मेजर में से उसको कार्डाइटिस है, और माइनर में से उसको फीवर भी है, और उसका जो ईएसआर है वो भी एलिवेट है, तो आपने रोमैटिक फीवर डायग्नोज कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ ना नीचे देखो, पेशेंट के अंदर अगर दो मेजर क्राइटेरियाज हैं या एक मेजर क्राइटेरिया है, और उसके साथ कितने दो दो माइनर क्राइटेरियाज होने चाहिए, मतलब उसका ईएसआर एलिवेट होना चाहिए या फीवर होना चाहिए, या उसको पहले प्रीवियस जो रोमैटिक फीवर है उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। तो दो अगर इनमें से लेट्स सपोज पेशेंट को फीवर भी है, सीआरपी भी है, और पेशेंट को कार्डाइटिस की सिम्टम्स हैं, तो इसके आपने क्या करना है, रोमैटिक फीवर है। यहाँ पेशेंट को कार्डाइटिस भी है, पोलियार्थराइटिस भी है, सात पेशेंट को फीवर है, मतलब दो मेजर है एक माइनर है, तो फिर भी आपने पेशेंट को क्या डायग्नोस करना है, सर रोमैटिक फीवर। ठीक है बच्चों, तो ये जो जोन्स क्राइटेरिया है ये आपने याद रखना है। देखो जोन्स क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया नहीं है, मेजर और माइनर दोनों का। और उसके बाद जो हम लास्ट पे ये वाला क्राइटेरिया अपनाते हैं ना, कि दो मेजर एक माइनर, या एक मेजर दो माइनर, तो ये वाला जो क्राइटेरिया है जो आपको डायग्नोस करने में हेल्प करता होता है, इसको हम कहते हैं जोन्स क्राइटेरिया। तो ये आपने इसकी सिम्टम्स जोन्स क्राइटेरिया को जरूर अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर रोमैटिक फीवर की वजह से पेशेंट की अगर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा सीवीएस ही है। तो बच्चों आपने याद रखना है, जब भी पेशेंट की रोमैटिक फीवर की हिस्ट्री है, या पेशेंट को रोमैटिक फीवर हो गया है, रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर वाले पेशेंट के अंदर आपने याद है रोमैटिक फीवर इन्वॉल्व्स द वॉल्स ऑफ योर हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट, कि ज्यादातर जो रोमैटिक फीवर होता है ये हार्ट के जो वॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें भी तो एंडोकार्डियम होती है ना, तो ये ज्यादातर आपके जो वॉल्स होते हैं बच्चों, ये इनको इफेक्ट करता होता है। क्योंकि हमने जब वहां पर एंडोकार्डाइटिस, सॉरी, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगरगिटेशन, आयोटिक स्टेनोसिस या आयोटिक रिगरगिटेशन वगैरह भी पढ़ा था ना, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जिनके अंदर रोमैटिक फीवर होता है ना, उन पेशेंट्स के अंदर इस तरह की सिम्टम्स आपको नजर आती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आपके पास रोमैटिक फीवर है, और रोमैटिक फीवर की वजह से हमारे पास क्या हो रही है, वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मतलब मिट्रल रिगरगिटेशन या मिट्रल स्टेनोसिस, ये वाली सिम्टम्स हो रही हैं, तो उसका मतलब कि रोमैटिक हार्ट डिजीज उस पेशेंट के अंदर होगी। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर ना तो बच्चे यहाँ पर जो वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट, अब देखो ये सारे बच्चों को पता होता है कि रोमैटिक फीवर की वजह से ना जो वाल्व्स है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उनमें स्टेनोसिस या रिगरगिटेशन होती है। लेकिन ना हमने इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है। वो स्पेसिफिक किस तरह है कि बच्चों जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ना आपकी, जो एनआरई के एमसीक्यूज है, कि सबसे ज्यादा कौन सा वाल्व इन्वॉल्व होता है रोमैटिक हार्ट डिजीज के अंदर, तो वो आपका मिट्रल वाल्व है। मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपके मिट्रल वाल्व की होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो होती है वो हमारे पास है अयोटिक वाल्व की। ज्यादातर हमारे पास मिट्रल वाल्व होता है, और दूसरे नंबर हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास अयोटिक वाल्व है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और मजे की बात है, क्योंकि सर हमने बात की थी कि दो तरह की सिम्टम्स पेशेंट में नजर आ सकती हैं। या तो उस पेशेंट के है स्टिनोसिस हो सकती है, या वॉल्वुलर रिगर्गिटेशन हो सकती है।
क्या है कि यहाँ तो उसके पास रिगर्गिटेशन है, ये देखो यहाँ तो रिगर्गिटेशन है, यहाँ मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस। और मैंने आपको बताया रिगर्गिटेशन का क्या मतलब है, अगर वॉल्व ओपन ना हो रहे हो, सॉरी, रिगर्गिटेशन का मतलब है कि अगर आपके वॉल्व जो प्रॉपर्ली क्लोज ना हो रहे हो, और स्टेनोसिस का मतलब ये है कि अगर आपके जो वॉल्स हैं वो प्रॉपरली ओपन ना हो रहे हो, तो उसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। अब देखो रिगर्गिटेशन यहाँ स्टेनोसिस, कि अगर मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व है तो उसमें स्टेनोसिस होगी, यहाँ रिगर्गिटेशन होगी। बच्चों दोनों सिम्टम्स होती हैं, रिगर्गिटेशन भी होती है, स्टेनोसिस भी होती है। लेकिन याद रखना है आपने, पेशेंट के अर्ली जो सिम्टम्स है ना, लेट्स सपोज 4 हफ्ते पहले उसको फ्रंजाइटिस हुआ है, और फ्रंजाइटिस के बाद उस पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हार्ट इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगी ना, तो जो स्टार्ट के अंदर सिम्टम्स आती है ना, वो हमारे पास रिगर्गिटेशन की आती है। मतलब जो वाल्स होते हैं ना उनकी इनसफिशियंसी होती है, दे आर नॉट प्रॉपरली क्लोजिंग। तो जो अर्ली सिम्टम है ये रिगर्गिटेशन है। और अगर उस पेशेंट के अंदर आपको लेट मतलब स्टीनोसिस नजर आ रही है, इसका मतलब ये लेट सिम्टम है, पेशेंट को काफी देर पहले से रोमेटिक फीवर हुआ। मतलब आप आफ्टर पेशेंट हमारे पास आ रहा है 7 वीक्स, 8 वीक्स या 10 वीक्स के बाद आ रहा है ना, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये हमें जो डिजीज है ना उसकी सिविरिटी के बारे में बता रहे हैं, कि अगर उसके बाद रूमेटिक फीवर के साथ उस पेशेंट में पैन सिस्टोलिक मर्मर है, या मतलब मैं कहता हूँ कि उस पेशेंट में रिगर्गिटेशन, इसका मतलब है कि इस पेशेंट की अभी जो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है वो अभी स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर स्टेनोसिस होगी है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास इस पेशेंट के अंदर लेट प्रेजेंटेशन है, इसको काफी देर पहले क्या हुआ होगा, रूमेटिक फीवर हुआ होगा। अर्ली प्रेजेंटेशन क्या है सर, रिगर्गिटेशन है। लेट प्रेजेंटेशन क्या है सर, स्टेनोसिस। और स्टेनोसिस का मतलब है कि ज्यादा सीवियर कंडीशन है उस पेशेंट की। दूसरे पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, मिट्रल वाल्व की। कम इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, मतलब मिट्रल वाल्व के बाद किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो आपकी आयोटिक वाल्व की होती है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी। एमसीक्यूज इस तरह पूछे जाते हैं, वो आपसे इस तरह नहीं पूछेंगे कि मतलब पेशेंट को रोमैटिक फीवर है तो उसके हार्ट में क्या होगा, वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट, ऐसा एमएडी के अंदर नहीं पूछा जाता। इवन दो एनआरई के अंदर भी नहीं पूछा जाता। एनआरई के अंदर पूछा गया था कि मोस्ट कॉमनली कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व होता है, तो वो मिट्रल वॉल्व है। यूएसएमडी के अंदर पूछा गया था कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है लेट्स सपोज क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर के साथ, तो उस पेशेंट के अंदर ना मतलब के रूमेटिक फीवर की अर्ली प्रेजेंटेशन या लेट प्रेजेंटेशन है, या मतलब डिजीज की सिविरिटी क्या है। तो अगर लेट प्रेजेंटेशन तो डिजीज की सिविरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जब आप हिस्टोलॉजिकली देखते हैं ना, लेट्स सपोज पेशेंट को हुआ है, मैं कहता हूँ कि उसको ना मिट्रस्टिनोसिस हुई है, या मैं कहता हूँ उस पेशेंट में एंडोकार्डाइटिस हुआ है, या मायोकार्डाइटिस हुआ है, या पेरिकार्डाइटिस हुआ है, और वो उसको रोमैटिक फीवर की वजह से अगर हो, तो उस पेशेंट की अगर आप लोग हैं ना हिस्टोलॉजी, उसके हम क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी लेने के बाद हम देखते हैं कि हाँ भाई, हमें इस पेशेंट के जो सेल्स हैं या इसका जो टिश्यू है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। बच्चों दो चीजें आपने याद रखनी है, इसको एक चीज को हम कहते हैं एस्कॉफ सेल्स, या इसको एस्कॉफ बॉडीज भी कहा जाता है। एस्कॉफ या एस्कॉफ, जो भी आपने प्रोनाउंस करना है, एस्कॉफ बॉडीज, ठीक है बच्चों। तो एस्कॉफ बॉडीज ना पूछा जाता है हिस्टोलॉजी के ऊपर ना, इस तरह ये जो मेंशन करके ना, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि एस्कॉफ सेल कौन सा है या एनिट्स, वो आपसे पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो एच ऑफ बॉडीज होती है ना, दैट इज अ जॉइंट सेल। जो बड़ा सारा सेल्स होता है ना, उसको हम एच ऑफ बॉडीज कहते हैं। देखो ये बड़ा सारा सेल है, ये इसके अंदर क्या पड़ी हुई, एंटीबॉडीज पड़ी हैं, या जो हमारे पास मैक्रोफेजेस है, मतलब ये जॉइंट सेल है, मल्टीपल सेल्स ने मिलकर क्या किया, एक आपके पास बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे हम पढ़ते हैं ना ग्रैनुलोमा, नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा या केशिएटिंग ग्रैनुलोमा, जिसमें मल्टीपल सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो मिलके ग्रैनुलोमा बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो एस्ट्रो बॉडीज होती हैं, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल जो सेल्स होते हैं, उसमें आप कह लो कि एंटीबॉडीज भी हैं और उसमें इंफ्लामेटरी सेल्स भी हैं, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉडी शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। और उस सेल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एच ऑफ बॉडीज। तो पहले नंबर पर आपने एच ऑफ बॉडीज को याद रखना है। और ये आपको किस में मिलती है सर, ये आपको रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट्स के अंदर मिलती है एच ऑफ बॉडीज, ठीक है। दूसरे नंबर आपने याद रखना कि जो आपको छोटे छोटे ये सेल्स मिलते हैं ना, ये जो आपको छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, अगर यहाँ पे नोटिस करो ना, ये वाले, ये छोटे छोटे सेल्स आपने याद रखना है, इनको हम कहते हैं एनिट्सको सेल्स। एनिट्सको सेल्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वो मेंशन करके ना आपसे पूछेंगे, हाँ भाई ये इसमें एसओ बॉडीज कौन सी हैं, या हमारे पास एनिट्सको सेल्स कौन से हैं। तो जो आपको नजर आएगी ना बच्चों, वो उसको आपने कहना है ये एनिट्स ऑफ बॉडीज है, और जो आपको छोटे छोटे सेल्स नजर आएंगे
दीज आर कॉल्ड द एनिट्स कोर सेल्स। ठीक है बच्चों। ये इसकी हिस्टोलॉजी हमने देख ली है कि रोमैटिक फीवर वाले पेशेंट का अगर हम बॉडी का कोई टिश्यू लें तो उसके अंदर हमें किस तरह के सेल्स या किस तरह की बॉडीज नजर आती हैं। अब चूंकि हमने पूरा अपना सिम्टम्स भी देख लिए हैं, हमने इस पेशेंट के अंदर जोन्स क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लिया है, पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अब आपकी जो फर्स्ट एड की बुक है, देखते हैं कि जरा आपकी फर्स्ट एड बुक ने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। तो बात करते हैं रोमैटिक फीवर की। सबसे पहले बच्चों, रोमैटिक फीवर क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेरेंजियल इन्फेक्शन। आ जाएगा। तो बच्चों, अब हम आपकी जो फर्स्ट एड की बुक है उसमें क्या क्या लिखा हुआ हम जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि बुक की रीडिंग भी हमारी साथ हो जाए। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेरेंजियल इन्फेक्शन विद ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। बीटा हिमोलिटिक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे ये जो बैक्टीरिया है, जब इसको मतलब कि इसकी हिमोलिसिस करते हैं ना रेड ब्लड सेल्स के साथ इसको मिक्स करके, तो ये आपके तमाम रेड ब्लड सेल्स की ना कंप्लीट हिमोलाइसिस करवा देता है। उसके बाद हमें एगार किस तरह का नजर आता है, पार्शियल हो तो उसमें हमें ग्रीन कलर का नजर आता है, इसमें क्लियर नजर आ रहा होता है। तो ये इंशाल्लाह हम माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे जाकर। फिलहाल यहाँ पर आप यहाँ रखना है ये कंप्लीट हिमोलाइसिस, यहाँ बीटा हिमोलाइसिस स्ट्रेप्टोकोकाई इसका नाम है, और ये मतलब ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बैक्टीरिया से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। लेट सिक्वाले इंक्लूड रोमैटिक हार्ट डिजीज। देखा कि वो कह रहा है कि इस पेशेंट का जो रोमैटिक फीवर वाला पेशेंट, इसके अंदर में रोमैटिक हार्ट डिजीज भी नजर आती है। विच इफेक्ट्स हार्ट वॉल्स, जो आपके हार्ट के वॉल्स को इन्वॉल्व करता है, सबसे ज्यादा मिट्रल को, फिर आयोटिक को, फिर हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व को। ठीक है। और वो कह रहा है कि जो आपके मिट्रल या जो आयोटिक वॉल्व है इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वो ज्यादा होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया की जो कोलोनाइजेशन होती है वो जल्दी हो सकती है, सॉरी, जो एंटीबॉडीज होती है वो यहाँ पर ज्यादा रैपिडली आती है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, इनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आपको नजर आती है। ठीक है, ये उन्होंने एक रीजन दी हुई है। देखो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वॉल्वुलर रिगर्गिटेशन इज द अर्ली प्रेजेंटेशन। कि अगर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं ना कि मतलब रिगर्गिटेशन के साथ, आपने उसका मरमर सुना, पैन सिस्टोलिक मरमर आपको सुनाई दिया, तो आपको पता चल गया कि इस पेशेंट के अंदर क्या है। मतलब रोमैटिक फीवर की और भी सिम्टम आपको नजर आ रही हो, आप उसकी एएसओ जो एंटीबॉडी ना वो भी चेक करें। इसका मतलब कि डिजीज की सिवियरिटी क्या है, ये अभी स्टार्ट हुआ है काम। लेकिन अगर वो स्टिनोसिस के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये लेट प्रेजेंटेशन है, पेशेंट के अंदर काफी ज्यादा और भी कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी असेसुएशन, या जो आपको इस पेशेंट के अंदर कुछ हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं, उसके अंदर उसमें एस ऑफ बॉडीज आपको बताया हुआ है और अनिट्स को सेल्स आपको बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेल्स होते हैं और ऊपर वाली पूरी पूरी बॉडीज होती हैं जो आपको लार्ज नजर आ रही होती हैं। इसके बाद उसने बताया आपको एंटीबॉडीज, और मैं आपको एंटीबॉडीज ऑलरेडी लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि आपको दो तरह की एंटीबॉडीज मिल रही है। एक हमारे पास क्या है, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है। ये जो एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन है ना, जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सब के अंदर उन्होंने इसी को मेंशन किया हुआ है, एएसओ इसी को मेंशन किया हुआ है। तो ये दो एंटीबॉडीज आपने याद रखनी। दूसरे दूसरे नंबर बच्चों आपने याद रखना, ये आपके पास है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन है। देखो जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन होता है ना, उसमें क्या बनता है कि आपकी जो बॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। टाइप 1 के अंदर क्या होता है सर, टाइप 1 के अंदर आईजीई एंटीबॉडी बनती है। तो जो हमारे पास टाइप 2 होता है, टाइप 2 के अंदर क्या बनता है, आपकी जो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज है ना, ये बनती हैं। और फिर आईजीजी और आईजीएम अगर फर्दर मॉडिफाई हो गए फिर एंटीस्ट्रिप्टोलाइसिन, मतलब जो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है ना उनकी फॉर्मेशन करवाती हैं। तो टाइप 2 के अंदर आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं, टाइप 1 के अंदर आईजीई बनती है, टाइप 3 के अंदर कम्प्लेक्सेस बनते हैं, टाइप 4 के अंदर टी सेल मीडिएटेड वो रिएक्शन होता है। ठीक है, जो आपको मतलब एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के अंदर भी 1 और 4 नजर आ रहे होते हैं। आगे बात करते हैं कि ये देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर रीड कर रहे होते हैं ना तो आपने इसको इग्नोर कर देना था। जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, नोट अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से आपको रोमैटिक फीवर बच्चों नहीं हो रहा, ये रोमैटिक फीवर आपकी इन एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है, ये आपको इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है, ये आपको इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि हम अक्सर सोचते हैं कि वो फ्रेंजाइटिस की वजह से शायद रोमैटिक फीवर है तो इस वजह से उसका फीवर हो रहा है, नहीं। जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा काज करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बॉडी से रिलीज करेगा, वो जब हमारे पास क्या करेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करेंगे, एरिथीमा मार्जिनेटम वो इंड्यूस हो गए, आर्थराइटिस वगैरह वो सिम्टम्स काज करेंगे, तब हम उसको रोमैटिक फीवर कहें। ठीक है, तो ये 5 सिम्टम्स आपने इसकी नहीं यहाँ पर बोलनी है। एंटीबॉडीज टू एम प्रोटीन क्रॉस रिएक्ट विद सेल्फ एंटीजन। देखा कि जो एंटीबॉडीज एम प्रोटीन के खिलाफ बनी है ना उस एंटीजन बैक्टीरिया के, वो क्या करती है, क्रॉस रिएक्ट कर देती है सेल्फ एंटीजन। देखो सेल्फ और नॉन सेल्फ दो तरह के एंटीजन होते हैं।
सेल्फ एंटीजन होते हैं जो आपकी बॉडी के अपने सेल्स हैं, जो आपके अपने कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो आपके अपने ऑर्गन्स हैं। नॉन सेल्फ होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो यहाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एम प्रोटीन जो नॉन सेल्फ एंटीजन था, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, सेल्फ एंटीजन जो आपकी बॉडी के अपने टिश्यूज हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन काज करेंगे, ठीक है। विच ऑफन मायोसिन मॉलिक्यूलर मिमिक्री, कि हमारे पास क्या है कि जो मायोसिन प्रोटीन होती है ना, उस मायोसिन प्रोटीन की क्या होती है, मालिक्यूलर मिमिक्री होती है। जैसा कि देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बैक्टीरिया में एम प्रोटीन, आपके पास यहाँ पर जो सेल है, सेल के अंदर है, जैसे मैं आपके हार्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके जो हार्ट के मायोसाइट है उसके अंदर मायोसिन होती है, एक्टिनोमायोसिन होती है। अब जो एम प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर थी, उससे मिलती जुलती प्रोटीन हमारे पास मायोसिन है। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन वो एंटीबॉडीज एम प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय करेंगे बैक्टीरिया की, और वो जो आपके नॉर्मल सेल के अंदर मायोसिन पड़ी हुई है उसकी भी क्या कर लेगी, डिस्ट्रक्शन करवा देगी, मालिक्यूलर मिमिक्री कर देगी, उसको मिमिक कर लेती है कि एम प्रोटीन जैसी ये मायोसिन भी है, इसलिए आपको मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन नजर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है। तो बच्चे इसका ट्रीटमेंट होता है पेनिसिलिन, ये पूछा गया है। ये आई गेस एनआरई के अंदर की पता नहीं कहां पर पूछा गया है। तो दो चीजें जो होती है ना, ये पेनिसिलिन से रिलेटेड आपको बता दूं। एक रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर के अंदर आपने इसको याद रखना है कि पेनिसिलिन आपने देनी है, पेनिसिलिन जी वगैरह। और दूसरा आपने याद रखना है सिफिलिस, सिफिलिस के अंदर भी आपने क्या देना है, पेनिसिलिन देनी है। ये एमएलई का एमसीक्यू है, ये यूएसएमएलई के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था। मतलब ऐसे तो नहीं पूछा गया था, सिफिलिस को पहले डायग्नोज करना तो उसके बाद हमने उसको ट्रीट करना था, इस तरह पूछा गया था। लेकिन सिफिलिस के अंदर और रोमैटिक फीवर के अंदर आपने फिलहाल यहाँ पर पेनिसिलिन देनी है, कि हम उस पेशेंट को ये वाली देते हैं इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम माइक्रो तक पढ़ेंगे पहुंचेंगे ना, जी जी बिल्कुल, जब तक हम माइक्रो तक पहुंचेंगे, एंटीबॉडीज तक, एंटीबायोटिक्स तक पहुंचेंगे, उससे पहले पहले आप 70 to 80% भी कवर होगी, और उससे पहले पहले आपकी एंटीबायोटिक्स भी कवर होंगी, क्योंकि मैं साथ साथ बताता रहूंगा ये एंटीबायोटिक आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है, ये बैक्टीरिया है तो ये हमारे पास ये इन्फेक्शन का आता है। अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर ये माइक्रो को ही हम पढ़ रहे हैं, इन्फेक्टिव एंड ये आपकी सीरियस का माइक्रो पार्ट है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उस दिन हमने पढ़ा है, यहाँ पर रोमैटिक फीवर पढ़ा है। रिस्पायरेटरी के अंदर हमने टीबी और निमोनिया पढ़ लेना है। इसी तरह हमने आपका जो जीआईटी है उसमें वो सारे जो जीआईटी जहाँ जो हमारे पास कीमोथेरेपी वो स्टार्ट करने से पहले पहले हम वो सारी एंटीबायोटिक्स के आपको नाम भी याद होगा, और माइक्रो भी काफी हद तक ना कवर अप हो जाती है। सिर्फ माइक्रो के अंदर हमने पता क्या पढ़ना है जाकर, बैक्टीरिया, उसका एंटीजन, उसका स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ, वो हमने पढ़ने से स्पेसिफिकली उसका स्ट्रक्चर जो होता है और एंटीजन होते हैं। बाकी कहाँ पर वो क्या काज करते हैं वो हम सिस्टम्स के अंदर कवर कर जाएंगे सारे इंशाल्लाह। ये तो इस किताब की ब्यूटी है। आगे बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ देख लिखो लिखा हुआ मेजर क्राइटेरिया, लेकिन मैंने आपको मेजर भी लिखवा दिया, माइनर भी लिखवा दिया, जिसमें माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस इन्होंने बताया, वही पैंकार्डाइटिस है, एरिथीमा मार्जिनेटम है जो आपके पास मतलब रैशेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर ना, इस तरह होते हैं। जिस साइडों से जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, साइडों से रिंग के दरमियान से उसके जो मार्जिन होते हैं वो मार्जिन उसके एलिवेट होते हैं, और दरमियान से वो फ्लैट होता है। तो इस तरह के आपको ये एरिथीमा मार्जिनेटम के अंदर ना नजर आते हैं। मेरे पास इसकी तस्वीर थी, अभी शायद मैं देखता हूँ। नहीं, इसकी फोटो नहीं है। ये हमारे पास ना ऐसे जैसे आपको वो रिंग इन्फेक्शन नहीं आप देखते, जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है, साइडों से रिंग बन जाती है, दरमियान से फ्लैट होते हैं, तो इसी तरह की मार्जिनेटिव ऐसा ही होता है। आगे आते हैं सिद्धांत कोरिया। तो वही बात है, सिद्धांत कोरिया हमारे पास क्या है, ये इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट्स ऑफ योर लिम्स एंड फेस, इरेगुलर मूवमेंट अगर आपको नजर आते हैं इसको सिद्धांत कोरिया कहते हैं। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज इसके अंदर पता है क्या है, सबसे जो प्रेजेंटेशन है ना, इस पेशेंट में सबसे लास्ट जो आती हैं वो ये वाली है, इसको हम कहते हैं कि आपके पास सबसे लेट प्रेजेंटेशन है, सबसे लास्ट पे ये वाली सिम्टम आती है। तो अगर आपको सिद्धांत कोरिया वाली सिम्टम आना शुरू हो गए, इसका मतलब पेशेंट में सीवियर रोमैटिक फीवर हो चुका है, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। चलो बच्चों, आपका जो रोमैटिक फीवर वाला टॉपिक था वो यहाँ पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट हम इसके जरा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो आप सबने मेरी हेल्प करनी है इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। जैसे हम पढ़ते होते हैं, दिस पेशेंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, पूछने के पेशेंट के अंदर ना कौन सा रिस्क है वो हमने बताना है कि किस रिस्क के ऊपर है ये पेशेंट ना। ऊपर से हम ढूंढते हैं कि वो कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से ये पेशेंट रिस्क के ऊपर है। अ 10-year-old बॉय इज ब्रॉट टू द फिजिशियन बाय हिज पेरेंट्स, 10 साल का बच्चा है, ठीक है जी, यंग बच्चा आ गया जी।
उसके पेरेंट्स उसको लेके आते हैं फिजिशियन के पास, किसकी वजह से? रेस्टलेसनेस एंड इनवॉलेंट्री जर्किंग की वजह से। इनवॉलेंट्री जर्किंग हो रही है उस पेशेंट, मतलब इन कंट्रोल मूवमेंट्स हो रही है उसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर। ही टेक्स नो मेडिकेशन। बच्चों देखो एक बात याद रखिएगा, जब भी ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती ना, तो इसमें ना मेडिसिन को जरूर याद रखें, क्योंकि काफी सारी मेडिसिन है हमारे पास जिनकी ओवरडोज होने की वजह से भी ना आपको ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह नजर आ सकती हैं। आप में से कोई बता सकता है कोई ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी अगर हम ओवरडोज कर लें ज्यादातर, तो उसकी वजह से आपको ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह नजर आती हैं? कोई बता सकता है मुझे? तो बड़ी मतलब कौन है ड्रग? फिनोटाइन है एक, फिनोटाइन से तो। और डायजेपाम की बात कर रहे हैं? डायजेपाम तो मूवमेंट्स को कम करता है, एपिलेप्सी वाले पेशेंट को, सीजर वाले पेशेंट को जो देते हैं वो मूवमेंट्स कम करती है। तो अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो वो ज्यादा कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, पार्टिसिपेट तो किया करें ना आपने। अब देखो, जैसे आपको किसी वाले पेशेंट जिनको नहीं भी, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पता था, उनको पता चल गया कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना इमरजेंसी के अंदर, कल भी मैंने पेशेंट देखा था, कल एक क्या पता नहीं कितने पेशेंट आए थे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स के साथ। तो उन पेशेंट्स के अंदर होता है ये, उनको डायज़ेपाम आते ही डायज़ेपाम की शॉट दो उसको। जी जी डॉक्टर सदका पहुंच गई हैं पास पास। कार्बिडोपा नहीं बच्चे, लीवाडोपा। वेरी गुड डॉक्टर सदका। कि जो हमारे पास लीवोडोपा ड्रग होती है ना, जो हम पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को देते हैं, कार्बिडोपा लीवोडोपा दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो वो लीवोडोपा की ओवरडोज होने की वजह से ना भी आपको ये जर्किंग इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स वगैरह नजर आती हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखना है, मैंने इसलिए आपको ये मेडिकेशन की हिस्ट्री बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। एंड हिज वैक्सीनेशन, बच्चों इसकी वैक्सीनेशन ठीक है। हिज पेरेंट्स डू नॉट रिकॉल एनी रीसेंट इंजरी और इलनेस अदर देन अ सोर थ्रोट 3 मंथ्स अगो। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सोर थ्रोट भी हुआ है, 3 मंथ्स अगो हुआ, 3 महीने पहले हुआ है बच्चों, 3 महीने। मतलब ये अगर ये जिन भी सिम्टम के साथ ये पेशेंट आ रहा है ना, वो हमारे पास लेट प्रेजेंटेशन होगी। ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है जी, on patient has a rapid irregular jerk movements in his face, arms and legs। तो उस पेशेंट के अंदर वही बार बता रहा है कि मतलब वही फ्रेंजाइटिस हुआ है, फ्रेंजाइटिस के बाद रोमैटिक फीवर हुआ है, और रोमैटिक फीवर की वजह से इस पेशेंट के अंदर सिद्धांतोरिया वाली सिम्टम्स आ रही है, ठीक है। और ये 3 महीने बाद सिम्टम्स आ रही हैं। दिस पेशेंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। चलो जी, वो कह रहा है जिस पेशेंट के अंदर सिद्धांत कोरिया भी प्रेजेंट कर गया ना, अब इस पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है और ज्यादा जो लेट प्रेजेंटेशन है किसकी? हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं। पेशेंट में पोलियाथाइटिस हो सकता है लेट प्रेजेंटेशन में, वैसे तो आर्थराइटिस तो इसमें होता है। पेशेंट में अर्ली डिमेंशिया हो सकता है, डिजीज हो सकती है, पेशेंट में रीनल फेलियर हो सकता है। अच्छा वैसे इसमें रीनल फेलियर हो सकता है? क्यों डॉक्टर साहब? इस पेशेंट में रीनल फेलियर हो सकता है? सर हो सकता है, क्योंकि सर हार्ट इफेक्ट है तो अल्टीमेटली हो जाएगा, लाइक बहुत लास्ट में जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस पेशेंट में रीनल फेलियर हो सकता है, इसकी किडनी खराब हो सकती है ये मैटी फीवर वाले पेशेंट को। सर हो सकती है। कैसे? सर क्योंकि हार्ट इफेक्ट हो रहा है ना, और सर ठीक है सेकंड हार्ट। रीजन ये है कि वो डिस्ट्रक्शन वहां पे भी जाके करा सकता है, बट सर ये क्या? स्पेसिफाइड नहीं। लाइक जो एंटी बॉडीज डिपॉजिट हो रही है, एंटीबॉडीज जो डिस्ट्रक्शन करा रही है, it may cause destruction in the kidney, but it is not specified, but due to heart reason वो इफेक्ट हो सकता है, like secondary to cardiac, किडनी में इफेक्ट। हाइपरट्रॉफी हो सकती है शेवक भाई, हाइपरट्रॉफी। डॉक्टर साहब ने बताया कि सर पेशेंट के अंदर पहली बात है रीनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती मैटी फीवर के अंदर ना, डायरेक्टली कोई उसमें मायोसिन या कोई मालिक्यूलर मिमिक्री नहीं होती, अगर होती तो हम उसको ऊपर जरूर मेंशन करते, ठीक है। जहां पर हमने ज्वाइंट्स की इन्वॉल्वमेंट देख ली तो हम इतने बड़े ऑर्गन को कैसे वहां पर मिस कर सकते थे? बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये मतलब मैं आपको ना वैसे कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर किसी पेशेंट के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो ना, बहुत ज्यादा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो, तो उस पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर हो सकता है। वो ये नहीं है कि वो रोमैटिक फीवर की वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं, या मतलब कि वो किसी भी डिजीज की वजह से, वो ड्रग की ओवरडोज की वजह से है, वो हमारे पास किसी डिजीज की वजह से है, या एपिलेप्सी है पेशेंट को,
अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पेशेंट को बार बार हो रही है ना, तो बच्चों उस पेशेंट के अंदर रेक्टोमायोलाइसिस हो रही है। जी, क्या होगी पेशेंट के अंदर? रेक्टोमायोलाइसिस होगी। तो उसके बच्चों मसल्स है, मसल्स की ब्रेक डाउन होगी। जब मसल्स की ब्रेक डाउन होगी तो वहां से क्या निकलेगा? मायोग्लोबिन प्रोटीन। मायोग्लोबिन प्रोटीन। और ये बच्चे जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये आपकी किडनी को जाके इफेक्ट करती होती है। और इसके इतने ज्यादा सिनेरियोज बनाए गए हैं ना इसके, जब भी आपके मसल्स की ब्रेक डाउन हो रही हो, वो किसी, मतलब कि लेट्स सपोज इसका एक सिनेरियो ये भी दिया जाता है कि एक हमारे पास थीफ था, मतलब चोर था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने थाने में जाके ना उसकी बहुत पिटाई की है। जब उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की ना, आफ्टर मतलब 2 to 3 months, वो जो हमारे पास तो वो रिफिल सिम्टम के साथ आ रहा था। तो उसी इसका ब्रेक डाउन हुई, वहां से मायोग्लोबिन निकली और जो आपकी किडनी को डैमेज करती है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स की वजह से, रोमैटिक फीवर की वजह से नहीं। ठीक है बच्चों, तो लेट प्रेजेंटेशन हमारे पास कौन सी हो सकती है? एक तो हमारे पास सिद्धांत कोरी है बच्चों, और दूसरे नंबर देखो आर्थराइटिस अर्ली सिम्टम है। अर्ली डिमेंशिया इसमें होता नहीं है, पार्किंसन डिजीज इसमें है ही नहीं है, रीनल फेलियर इसमें डायरेक्टली नहीं होता। तो जो हमारे पास लेट प्रेजेंटेशन है ना, मिट्रल स्टीनोसिस, मैंने आपको बताया था ना, लेट प्रेजेंटेशन जो आपको स्टीनोसिस होती है, वो मिट्रल स्टीनोसिस है या वो आयोटिक स्टीनोसिस है, दैट इज योर वॉल्यूलर हार्ट इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ आपके पास सीएनएस की सिम्टम्स आ रही हो जैसे कि सिद्धांत कोरिया है, या आपके पास स्टीनोसिस की सिम्टम आ रही हो, दीज आर द लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर रोमैटिक फीवर। बात आपको समझ आई? हाँ तो तो दैट इज ये द तो करेक्ट ये आंसर। स्टेनोसिस भी लेट साइन है ना, और साथ में ये सिरहान कोरिया ये भी लेट साइन है तो। जी जी, ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ये दोनों मैंने ऊपर भी बताया था ना। यहाँ हाँ पर देखो क्या लिखा है, लेट प्रेजेंटेशन सिद्धांत को, ये- और दूसरा मैंने आपको बताया था अर्ली प्रेजेंटेशन। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, देखो प्रेजेंटेशन, लेट प्रेजेंटेशन, स्टेनोसिस। हाँ, लेट प्रेजेंटेशन में स्टेनोसिस आ जाता है और लेट प्रेजेंटेशन में वो सिरहान कोरिया भी आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको सारा कुछ ना, क्योंकि एमसीक्यू मैंने पहले पढ़े होते हैं सारे ना, तो मुझे आइडिया होता है कि कौन कौन सी चीजों को ना वो आपके एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, तो इसलिए लेक्चर के अंदर वो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन हमने उन पॉइंट्स को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, आई होप तो आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट एंड अदर ब्यूटीफुल एमसीक्यूज। Which of the following is the most likely cause of the cardiac findings seen in this patient? कि इस पेशेंट के अंदर जो कार्डिक फाइंडिंग्स आप मिल रही हैं उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? A 64-year-old man, 64 साल का, died suddenly while playing tennis। टेनिस खेल रहा था, सडनली उसकी क्या हो गया? डेथ हो गई है। पहले, he experienced fatigue and some exertional मैं बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था आपको थकावट किस किस वजह से हो सकती है, जो आपने ज्यादातर सोच नहीं होती है। अगर उसमें फटीग है तो उसमें ये चीज हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि इसी तरह तो हमने पॉइंट्स की डायग्नोस बनाने होते हैं। तो डॉक्टर साहब डिहाइड्रेशन। फटीग है, क्या बताया डॉक्टर साहब? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से फटीग, मतलब यार इट्स नॉट लेट प्रेजेंटेशन, या मतलब इसको मतलब तो आपकी वो तो फटीग अगर उसकी वजह से हो रही तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन दैट इज समथिंग सीरियस। अब इसकी वजह से अगर डिहाइड्रेशन है तो वो हमारे पास हाइपो है, लेकिन वो जो फटीग वगैरह ना ये नहीं हो सकती इतनी जल्दी, जो डायरेक्टली रिलेट करती है। तो मैंने आपको बताया बच्चे, अगर पेशेंट अनीमिक हो ना, पहली बात है एनिमेशन। दूसरे नंबर पेशेंट की अगर किसी भी रीजन से कार्डियक आउटपुट कम हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से आपको फटीगनेस। तो यहाँ पर भी हमारे पास मैंने 70 कुछ पढ़ा होता है, या वो पेशेंट अनीमिक हो रहा होता है, या वो किसी भी रीजन की वजह से उसकी कार्डियक आउटपुट कम हो रही होती है, या तीसरा एक ओबेसिटी रीजन भी इसका होता है फटीग का ना, जब आपके विजिट हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी रीजन होता है। लेकिन ये देखो अब इसका फायदा क्या होता है, जब पढ़ते हो बार बार इस चीज को डिस्कस करते रहेंगे, तो जब भी आपको फटीग वगैरह नजर आएगी ना, तो आप दो चीजें सोचोगे।
यहाँ पे उसमें से अनीमिया को ढूंढोगे, यहाँ कार्डिक आउटपुट को कम होने का कोई ना कोई रीजन ढूंढोगे। तो फिर इंशाल्लाह आपका डाय जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपका डिफरेंशियल डायग्नोज भी इजीली बन जाएगा। अब तो फीमेल तो हम ज्यादातर, चलो एक और आसानी कर ली है। अगर यहाँ पर मेल है तो इसका मतलब है अनीमी का चांस कम हो सकता है। और अभी आप मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करोगे। एटॉप्सीज परफॉर्म्ड, हमने की एटॉप्सी की है, जिसकी डेथ हो देखा सडनली डाइज। यहाँ पर देखो डाय सडनली, वेंट्रिकुलर सेप्टल थिकनेस ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसका जो ब्यूटीफुल हार्ट था, उसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल थिकनेस थी, वेंट्रिकल का जो सेक्टम था, अगर हम यहाँ पर हार्ट को बनाए तो ये क्या हाइपरट्रॉफी हुई है, 1.6, ये है 1.6, तो यहाँ पर थिकनेस, पोस्टीरियर और थिकनेस वो भी 1.6 का मतलब वो जो पीछे वाली बार वहां पर भी थिकनेस है। एंड इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, नॉर्मल हमारे पास 3.5 to 3.9 होता है, मतलब इसका जो डायमीटर है ना दरमियान वाला, वो डायमीटर इसका कम हो रहा है। देखो अगर वॉल इसकी वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी तो जाहिर बात है जो डायमीटर इसका कम होगा। नो मायोकार्डियल फोकस स्कारिंग वगैरह में कुछ भी नजर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द कार्डिक फाइंडिंग सीन इन दिस पेशेंट। तो बच्चों मुझे अब बताओ इसकी जो कार्डिक फाइंडिंग्स, जी स्टूडेंट्स। ये शहबाज भाई, एज रिलेटेड एओर्टिक स्टेनोसिस हो। जी जी सारे अपना डॉक्टर सतुलैन, डॉक्टर मैविश, हम एवरीवन पार्टिसिपेट। डॉक्टर सदका ए, डॉक्टर बुखारी ए, हैं जी। स्टेनोसिस एज रिलेटेड। मित्र रोमैटिक डिजीज हम पढ़ रहे हैं, जरा थोड़ा सा ये भी याद रखना। और उसमें तो कौन सर से ई मॉक डिजीज, होना ये भी जरा चाहिए। याद। जी जी जल्दी जल्दी बता दो। डॉक्टर अबीरा तारक ए, कुरातुल्लाह ई, बुखारी ए, जल्दी जल्दी। शाहिद ए, माहा ई, यानी ई। चलो कोई नहीं, दो तीन बच्चे तो मेरे जाल में फंसे ना, कि जिनकी मिट्रस्टिनोसिस। और बेवकूफ, वो देखो जैसा मर्जी हमारे पास टॉपिक हो ना, लेकिन हमने कंसेप्ट को यूज करना है जो हमने पढ़ा हुआ है डे वन से, जो हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर देखो माहम देखो, अगर हमारे पास ये आयोटिक वॉल्व है, अगर आयोसिस होगी की वजह से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी ना, अगर रोमैटिक है तो उसकी तो एट्रियल थिकनेस होनी चाहिए। अगर हम इसका आंसर मेट्रस्टिनोसिस करते ना, तो फिर इसका आंसर बनना था लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। लेकिन यहाँ पर देखो 64 है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, और इसकी वजह से फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आपको आयोटिक स्टिनोसिस के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो मुझे पता था कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि और ऊपर ना ताजा ताजा मेटास्टिनोसिस मैंने करवाया हुआ था, तो मुझे पता है ये स्टिनोसिस के। बाकी आप लोगों का कंसेप्ट माशाल्लाह अच्छा था, ज्यादातर स्टूडेंट ने आयोटिक स्टिनोसिस ही लगाया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने क्या किया, यहाँ पर इसके जो एमसीक्यूज थे वो भी दिए। तो जो आपका विद एमसीक्यूज क्या करी, यहाँ पर हमने वाइंड अप कर दी। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। बच्चों नमाज का टाइम है, नमाज ब्रेक है, हम 15 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नमाज ब्रेक।